पासबां है मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। कायद के आखिरी 11 दिन। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। यूं दे हमें आजादी के दुनिया हुई हैरान, है कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान। हर दिन पे मुसलमानों पे छाई थी तबाही, मुल्क अपना था और गैरों के हाथों में थी शाही। ऐसे में उठा दीन मोहम्मद का सिपाही, और नाराए तकबीर से दी तूने गवाही। इस्लाम का झंडा लिए आया सरे मैदान, है कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान। आज 1 सितंबर है। भाई ने कहा, फाती अब मुझे और ज़िंदा रहने से दिलचस्पी नहीं रही। मैं जितनी जल्दी चला जाऊं उतना ही बेहतर होगा। अब मैं ज़िंदा नहीं रहना चाहता। अपने भाई के मुंह से ये अल्फाज सुनकर मैं कांप गई। उसी दिन डॉक्टर इलाही बख्श ने फातिमा जिन्ना को बता दिया कि कायद आज़म को हेमरेज हो गया है। कोयटा की बुलंदी अब उनके लिए मुनासिब नहीं, उन्हें कराची ले जाना होगा। टीबी के बारे में समझा जाता था कि अगर ऐसे मरीज़ को किसी पुरफ़ज़ा मुकाम के ऊपर रखा जाए तो वहाँ पे इतनी पोल्यूशन नहीं होती और वहाँ पे साफ़ सुथरी फ़ज़ा होती है, तो लंग्स शायद वो बेहतर उनको एक माहौल मिल जाए तो शायद वो उसकी इम्यूनिटी बेहतर हो, उसका ऑक्सीजन की सप्लाई बेहतर हो। इस तरह से करके उन्हें साफ़ हवा मिले। इसी तरह जो उन्हें शिफ्ट किया गया वहाँ पे ज़ियारत में, वो भी इसी कॉन्सेप्ट के। लेकिन ये है कि इतना लंबा सफ़र ऐसे पेशेंट के लिए वो शायद इतना फिजिबल ना था। 2 सितंबर को डॉक्टर्स ने कायद आज़म को विटामिन सी की गोलियां देने की कोशिश की, लेकिन कायद ने गोलियां खाने से इनकार कर दिया। हमेशा की तरह उन्होंने डॉक्टर से ऐसी जिरा शुरू कर दी जैसे वकील मुल्जिम से करता है। डॉक्टरों को हथियार डालने पड़े। इस पर कायद ने मुस्कुराकर कहा, इस बार मैंने अपनी मर्जी की। वैसे तो वो जो उनकी नर्स थी, उन्होंने कायद आज़म को उनके टेम्परेचर वगैरह बताने से मना कर दिया। उसने कहा मैं डॉक्टर को रिपोर्ट करूँगा। अब कायद आज़म ने अप्रिशिएट किया और कायद आज़म ने एक मौके पर कहा कि आपने ये फातिमा जिन्ना को क्यों बताया, मैं इसका इस मर्ज में मुब्तला हूँ। आपको पता है ये औरतें ये सनफे नाजुक जो होते हैं, कमज़ोर इसके होते हैं। 3 सितंबर को कायद का दर्जा हरारत बढ़ने लगा और इन्हें ठंड भी लगती रही। टेम्परेचर में ये इजाफा परेशान कुन था, लेकिन इसके साथ कोई और ऐसी अलामत नहीं थी जो परेशान करती, इसलिए दवा में हल्की सी तब्दीली ही की गई। अगले रोज यानी 4 सितंबर को रात में एक बार फिर दर्जा हरारत बढ़ गया। डॉक्टर इलाही बख्श ने कायद से रात के लिए एक नर्स रखने की इजाजत मांगी। कायद ने इनकार कर दिया। 5 सितंबर को डॉक्टरों को मालूम हुआ कि उन पर नमूनिया के हमले के आसार हैं। उन्हें सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। उस दिन कायद का दर्जा हरारत भी 100 फ़ारेनहाइट हो गया। और नब्ज टेम्परेचर के तनासुब से कहीं ज्यादा तेज। मसला ये बना कि जो टीके जरूरी थे वो कोयटा में मिल नहीं रहे थे। डॉक्टरों ने फौरी तौर पर दस्तयाब दवाई ही इस्तेमाल की और अगले दिन सही दवाई मिली। बेसिकली ये था कि एक तो जो आजकल जितनी दवाइयाँ ट्यूबरकुलोसिस की अवेलेबल हैं, एक तो ये कुछ ज़माने में नहीं थी। स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन था और बाकी जो दवाइयाँ वो 52 के बाद में आई।
तो उनका ये कहना था मे बी कि उनको बाहर ले जाया जाता, किसी अच्छी जगह पे रख के उनका ट्रीटमेंट कराया जाता, लेकिन उससे एक ख़तरा था कि उनकी लीकेज हो जानी थी अगर वो बाहर ले जाते। तो उन्होंने कायदे-आज़म ने खुद अपनी बीमारी को छुपाए रखा और काफ़ी देर तक मेरा ख्याल है कि उन्होंने अपनी विल पावर से काम लिया और अपना ट्रीटमेंट सिर्फ इस वजह से शायद वो डिले करते गए या प्रॉपर्ली ना करवाया कि कहीं किसी लीक हो गया तो ये मेरे सारी मूवमेंट के ऊपर फ़र्क ना पड़ जाए। 6 सितंबर को सूरत हाल में तो कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई, लेकिन कायद की खुराक में बहुत कमी आ गई। 7 सितंबर को उनका सांस तेजी से चलने लगा। वो बेचैन हो गए और एक टेबल फैन लाने को कहा। उन्हें ऑक्सीजन दी गई, जिससे हालत कुछ बेहतर हुई। डॉक्टर्स को मजीद मशवरे की जरूरत पड़ी। मैंने मिस्टर इस्फहानी को वाशिंगटन तार दिया कि वो फौरी तौर पर अमेरिका से एक स्पेशलिस्ट को भिजवाएं। अमेरिका से डॉक्टर के आने में देर थी। 8 सितंबर को डॉक्टर इलाही बख्श ने मजीद मशवरे के लिए कराची से डॉक्टर M.A. मिस्त्री को बुला लिया। कायद का टेम्परेचर मुसलसल बढ़ रहा था। डॉक्टर्स को खौफ भी था कि कहीं कायद आजम नए डॉक्टर की आमद को मुस्तरद न कर दें। 9 सितंबर को डॉक्टर अली मिस्त्री जियारत पहुंच गए। डॉक्टर मिस्त्री का कहना था कि अब कुछ नहीं हो सकता। इन हालात में भी कायद ने खबरें सुनने के लिए रेडियो तलब किया। कायद के आखिरी 11 दिन। 10 सितंबर को कोयटा की रेजिडेंसी में डॉक्टर इलाही बख्श मायूस हो चुके थे, क्योंकि कायद के खून में इन्फेक्शन मुसलसल बढ़ रही थी और उनका ब्लड प्रेशर गिर रहा था। उन्होंने मोहतरमा फातिमा जिन्ना को बता दिया कि अब सिर्फ मौजज़ा ही कायद की जिंदगी बचा सकता है। उनके पास जिंदगी के 24 से 36 घंटे बाकी हैं। डॉक्टर मायूस हो चुके थे और उन्हें कराची ले जाना चाहते थे। जब मैंने कराची जाने के बारे में उन्हें बताया तो वो फौरन बोले, हाँ मुझे कराची ले चलो। मैं वहीं पैदा हुआ था, मैं वहीं दफन होना चाहता हूँ। उनकी आंखें बंद थीं और नींद में कह रहे थे, कश्मीर, इन्हें फैसला करने का हक दो। आइन, मैं इसे मुकम्मल करूँगा बहुत जल्द। मुहाजिरीन, उनकी हर तरह मदद करो। पाकिस्तान। 11 सितंबर 1948 गवर्नर जनरल का वाइकिंग तैयारा कराची के माड़ीपुर एयरपोर्ट पर 4:15 पर उतरा। हवाई अड्डे पर कोई भी बड़ी शख्सियत कायद के इस्तकबाल के लिए मौजूद नहीं थी। वही मोहतरमा ने हदायत की कर्नल नॉल्स को, जो कराची में था, मिलिट्री सेक्रेटरी को साथ नहीं, वो कायद आज़म लेके गए थे कोयटे या ज़ियारत। तो उसे ये कहा गया, मतलब उनका एडीसी जो था आखिरी एन हुसैन का इंटरव्यू मैंने दी ग्रेट लीडर में शाया किया है। उसने कहा कि मुझे, उन्होंने कहा कि कर्नल नॉल्स से कहें, ताकीद की कि कर्नल नॉल्स से कहें कि ये कायद आज़म का प्राइवेट अराइवल है। तो जब कहने लगे, मैंने कहने लगा, कह दिया, इस तरह कम्युनिकेट कर दिया। दूसरी दफ़ा जब जहाज़ चलने लगा, परवाज़ के लिए तैयार था, फिर उन्होंने कहा था कि कर्नल नॉल्स को बता दें कि ये कायद आज़म का प्राइवेट अराइवल है। तो वो प्राइवेट अराइवल में तो वो फिर वो सीक्रेट भी था। और कर्नल नॉल्स ने कायद आज़म के जो पर्सनल फिजिशियन थे, कर्नल रहमान, भोपाल के थे, पुराने उनके साथ थे, उनसे रब्ता किया। कायद को एक स्ट्रेचर पर लिटाकर एक एम्बुलेंस में मुंतकिल किया गया। फातिमा जिन्ना कायद के साथ एम्बुलेंस में बैठी और डॉक्टर्स एक दूसरी कैटलॉग गाड़ी में। सिर्फ 4 मील चलने के बाद एम्बुलेंस एक झटके से रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल खत्म हो गया है। कायद आज़म को मारीपुर एयरपोर्ट पर कौन रिसीव करेगा, ये तक फातिमा जिन्ना ने फैसला किया, ना कि लियाकत अली ख़ान ने या हुकूमत ने। उन्होंने बिल्कुल सबको मना कर दिया था। और मुझे मालूम है कि ये काजी ईसा ने कहा कि
कि लियाकत अली ख़ान उस दिन शाम को 5:30 बजे अपनी छत पर गए थे प्राइम मिनिस्टर हाउस की, ये देखने के लिए कि कायद आज़म आए ही नहीं आए ही। वो इंडिकेटर ये था कि गवर्नर जनरल फ्लैग उनके यानी प्रेसिडेंट हाउस पर लहराता है या नहीं। जब नहीं लहराया तो उनको तशवीश हुई, फिर उन्होंने मालूम किया ये ब्रेकडाउन यानी एम्बुलेंस ब्रेकडाउन का वाक़या पेश आया। इसी उस ज़माने में हमारे रिसोर्सेस वसाइल बहुत कम थे, ये कोई बात ही नहीं थी। आज कल के जैसा थोड़ा ही है कि एक मिनिस्टर भी जाए तो सामने पीछे खाली गाड़ियाँ जाती हैं, खाली गाड़ियाँ, अगर कोई ब्रेकडाउन हो तो ये हो जाए। सख्त गर्मी थी और इस गर्मी में कायद के कपड़े पसीने से भीग चुके थे। 1 घंटे बाद दूसरी एम्बुलेंस पहुंची और उसके जरिए बानी पाकिस्तान गवर्नर जनरल हाउस पहुंचे। अब 6 बज चुके थे। बुढ़ापा, बीमारी और एम्बुलेंस की खराबी ने कायद को थका दिया था। वो बिस्तर पर पहुंचते ही सो गए, एक पुरसुकून नींद। उन्होंने आखिरी कोशिश की और ज़ेरे लब मुझसे मुखातिब हुए, फाती, खुदा हाफिज, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं चीखती हुई कमरे से बाहर आई। डॉक्टर वहाँ पहुँच गए। वो मुआयना कर रहे थे और मैं बेहिस्सो हरकत वहाँ खड़ी थी। फिर मैंने देखा कि उन्होंने मेरे भाई का जिस्म एक सफ़ेद चादर से ढांप दिया। कर्नल इलाही बख्श मेरे पास आए, दायां हाथ मेरे कंधे पर रखा और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे। है आज तक हमें वो कयामत की घड़िया, मैयत पे तेरी चीख के हमने जो की फरियाद। बोली ये तेरी रूह न समझो इसे बेजार। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। गर वक्त पर मुल्क पे हो जाएंगे कुर्बान, है कायद आज़म तेरा एहसान है। कायद के आखिरी 11 दिन। कायदे आज़म 11 सितंबर 1948 को ज़ियारत से कराची बतौर गवर्नर जनरल नहीं बल्कि ज़ाती हैसियत में आए। लेकिन क्या आज हमारा सदर एक जगह से दूसरी जगह जाए तो ऐसा ही होगा? एक एम्बुलेंस, एक गाड़ी और बस? एक तो बेसिक जो सिक्योरिटी बॉक्स जो है वो तो बहरहाल होता ही है कि पायलट, एक एडवांस पायलट और उसके बाद सदर की गाड़ी और उसके पीछे 2 गाड़ियां जो है उसको इमीडिएट सिक्योरिटी कवर देती हैं और उसके बाद उनकी एक स्पेयर व्हीकल होती है। ये एक स्टैंडर्ड सिक्योरिटी बॉक्स है जो हमेशा सदर के साथ मौजूद होता है और उनको सिक्योरिटी कवर देता है। उसके अलावा सिक्योरिटी जो है वो रूट लाइनिंग होती है कि और सारी रूट जो है उसके ऊपर सिक्योरिटी कवर दिया जाता है और उस पर लोग डिप्लॉय किए जाते हैं कि किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी थ्रेट उसे ना हो। और तीसरा ये कि जो टेल पे एक गाड़ी होती है जो कि सीनियर अफसर के अंडर होती है कि अगर किसी किस्म की कोई सिचुएशन हो जाए तो वो मदद के लिए फ़ौरन पहुँचे। और उसके अलावा अमूमन एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ये है कि एक एम्बुलेंस साथ होती है। ये एक फितरी सवाल है जो सब पूछते हैं,
कि हुकूमत पाकिस्तान ने एक ऐसी एम्बुलेंस क्यों भेजी जिसमें मुनासिब मिकदार में पेट्रोल भी नहीं था। ये बिल्कुल नहीं, ये कॉन्स्पिरेटर्स की थियरी है। हम कॉन्स्पिरेसी थियरी में बहुत जल्द मुब्तला हो जाते हैं क्योंकि हम जज्बाती हैं। इसी उस ज़माने के अगर रिसोर्सेज देख लीजिए, उस वक्त पर जो बेहतरीन एम्बुलेंस थी भेजी गई, मेरा अपना ख्याल है उस ज़माने में 2-3 एम्बुलेंस से ज़्यादा थे भी नहीं पाकिस्तान के पास इसी। और वो देखकर, और फिर ये एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने कोयटा से फ़ोन किया कि कोई एयरपोर्ट पर ना आए, और सिर्फ नॉल्स जो उनका मिलिट्री सेक्रेटरी था वही आया था। उसी को तमाम हिदायत दी गए और इसमें हुकूमत का कोई हाथ नहीं था। एम्बुलेंस की खराबी के इस वाक़े को कोताही कहकर नजरअंदाज करने वालों में सब शामिल नहीं, बल्कि कुछ लोग आज भी इस वाक़े को शुबहात की धुंध में लिपटा हुआ समझते हैं। उसके बाद जब कायद-ए-आज़म की हालत ख़राब हुई तो उन्हें फैसला कराची ले जाने का हुआ कि उन्हें वहाँ ले जाया जाए। कायद-ए-आज़म की कराची आमद की इतला प्रॉपर तरीके से नहीं दी गई थी, जिसकी वजह 2 एम्बुलेंस थी उस वक्त दस्तयाब गवर्नर जनरल के लिए। एक एम्बुलेंस से कहीं खड़ी रहेगी, जो एम्बुलेंस उनको लेने के लिए भेजी गई गालिबन वो बाड़ीपुर हवाई अड्डे पर उतारे गए थे। तो वो जो रास्ते की सड़क है, हमारा तो अब एक वजीर गुजरे सड़क खाली करा ली जाती है, वो सड़क भी खाली नहीं कराई गई पाकिस्तान के सरबराह के लिए। और उस पर उस बारे में जो ट्रैफिक था, उस हर तरह का ट्रैफिक था, उसमें ऊँट गाड़ियाँ भी थी, उसमें घोड़ा गाड़ियाँ भी थी, उसमें रिक्शे भी थे, साइकिल रिक्शे भी थे, हर तरह का ट्रैफिक उस पर था। तो कायद-ए-आज़म इस हालत में जब वो ज़िंदगी की आखिरी सांस ले रहे थे, जब उन्हें मुनासिब तिब्बी इमदाद मिल सकती थी, उसकी अवेलेबिलिटी थी, अगर वो बर वक्त पहुँच जाते गवर्नर जनरल हाउस तो हो सकता है उनकी ज़िंदगी महफूज हो जाती। लेकिन जो कुछ रास्ते में हुआ, ट्रैफिक में फंसी एम्बुलेंस, उसके बाद वो खुद ख़राब हो गई, बैकअप मौजूद नहीं था। आज तो छोटे छोटे आदमी के लिए बैकअप मौजूद होता है, ये पहले से भी होता है, ख़ास तौर पर सरबराह ममलिकत के लिए तो एक एम्बुलेंस साथ होती है, एक दूसरी एम्बुलेंस मौजूद होती है उसकी सूरत में। वो एक एम्बुलेंस में तो आ रहे थे, दूसरी एम्बुलेंस कहीं से भी की जाती पूरे कराची में, प्राइवेट एम्बुलेंस तो दस्तयाब होगी, दूसरे अस्पतालों की होगी, किसी ने उसका इंतज़ाम नहीं किया था। उसके बाद वो एम्बुलेंस जब खड़ी रही ख़राब होने के बाद, तो दूसरी गाड़ी नहीं आ रही थी, कोई किसी भी किस्म की गाड़ी जिसमें कायद-ए-आज़म को मुंतकिल करके ले जाया जा सकता। और मोहतरमा फातिमा जनाब मादर मिल्लत ने बताया कि वो और उनके साथ एक दूसरी खातून थी जिनका मुझे नाम याद नहीं रह गया, वो दोनों हमारे गवर्नर जनरल बानी पाकिस्तान के मुंह से बखियाँ उड़ा रही थीं और अपने दुपट्टों से हवा दे रही थी, क्योंकि उसमें एयर कंडीशन तो नहीं था उस एम्बुलेंस में, होगा तो वो चल नहीं रहा था, वो बंद पड़ी थी। ये थी वो हालत जिसमें कायद-ए-आज़म ने आखिरी सांस ली। और जब वो पहुँचे तो उनके पास मज़ीद सांसों की मोहलत नहीं थी। इस सारे वाक़यात को अगर आप देखें और कायद-ए-आज़म की पोजीशन को देखें, उनकी हैसियत को देखें, उनकी प्रोटोकॉल को देखें, और प्रोटोकॉल के जो इंतज़ामात होते हैं उस ज़माने में जो थे वायसराय के थे, वो गवर्नर जनरल के होना चाहिए थे, वो कोई भी उनमें चीज़ मुहैया नहीं की गई। इससे साफ जाहिर होता है कि कुछ लोग थे, कुछ अनासिर थे और वो ताकतवर थे, जिन्होंने ये सारी मैनोवरेबिलिटी की कि कायद-ए-आज़म जिंदा पहुंचने ही ना पाए वापस। एम्बुलेंस के वाक़े को साजिश कब करार दिया गया, इस सवाल के जवाब में कोई मुअय्यन तारीख नहीं बताई जा सकती, लेकिन ये जरूर था कि सितंबर 1948 में कायद की वफात के फौरी बाद ऐसा कोई तासुर नहीं उभरा था। ये कहीं तासुर पैदा नहीं हुआ कि ये कोई किसी साजिश के तहत हुआ है। सबको पता था कि कायद-ए-आज़म पीराना साली के बावजूद बड़ी मेहनत कर रहे हैं और वो रेस्ट नहीं करते, और इस मामले में अल्लाह ताला खैर करे, उनकी ज़िंदगी अल्लाह ताला ज़्यादा दे, लेकिन उनको अपने सेहत का ख्याल करना चाहिए, वो ख्याल नहीं करते थे। तो ये एक उस ज़माने में किसी जगह कोई तासुर नहीं था। कायद-ए-आज़म ने अपनी जिंदगी में किरदार की कई मिसालें पेश की, लेकिन बिस्तरे मर्ग पर भी वो एक मिसाल बने। न सिर्फ बैरून मुल्क जाने से इनकार कर दिया, बल्कि बैरूनी डॉक्टरों को भी सरकारी खर्चे पर पाकिस्तान नहीं बुलाया। हैरत की बात है कि
के गवर्नर जनरल बनने से पहले कायदे आजम यूरोप के नामवर डॉक्टरों से अपने खर्चे पर इलाज कराते रहे। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिना, लगता है ठीक जाके निशाने पे उसका तीर, लगता है ठीक जाके निशाने पे उसका तीर, ऐसी कड़ी कमां है मोहम्मद अली जिना, ऐसी कड़ी कमां है मोहम्मद अली जिना, मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिना। कायद के आखिरी 11 दिन।